हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। पार्टनरशिप खत्म हो गई और इकोनॉमिक्स का कितना सिलेबस हो गया। आई मस्ट से बच्चे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स को पैरेलल चलाना ही होगा, तो इकोनॉमिक्स थोड़ी थोड़ी करते रहो, ठीक है। प्लस अब पार्टनरशिप के भी आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो मैं आज की वीडियो के साथ आपको पार्टनरशिप के सोल्यूशंस भी दे रही हूँ, ओके। प्लस शेयर्स की मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो दे रही हूँ, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा दिए फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें कि प्रो राटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कैपिटल रिजर्व के वेरियस मेथड्स, ये सब मैंने आपको दे दिया, जहां पे हम मेनली अपने एग्जाम में अटकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हो कि मैम इसको ज्यादा एलिब्रेट कर दो, बिकॉज मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट में सब कुछ आपको एक रिवीजन दे दिया, एक गो थ्रू दे दिया जस्ट। तो इफ यू वांट कि कोई भी टॉपिक हमें बहुत एक्सप्लेनेटरी चाहिए, देन मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर लो, मैं उसको दे दूंगी आपको, ठीक है। प्लस मैं आपको थियरी पॉइंटर्स, आपको शेयर्स एंड बुक्स के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसके दे रही हूँ, सो यू डू प्रैक्टिस फॉर दिस। एंड चलते हैं आप शेयर्स के रिवीजन करने, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हम इसके बारे में बात करेंगे। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर, जिनके पास भी शेयर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं, राइट। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ? द कैपिटल विच क्रिएट्स ओनरशिप इन द फर्म। अब जब भी हमारी कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रेशन के समय हमें जो कैपिटल क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसमें जो कैपिटल डिस्क्लोज करनी होती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। उसमें से जितनी हम इशू करते हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया कि 1 लाख अगर शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, सो आउट ऑफ इट अगर हमने पब्लिक को 20,000 शेयर्स ऑफर किए तो 20,000 शेयर्स हमारे सब इशूड कैपिटल हो गई, और जो बाकी अनइशूड है वो 80,000 हो गई। इसकी हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते, हमें अकाउंटिंग करनी है सिर्फ इसकी, क्योंकि जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें से पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया, कितना सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने हमें एप्लीकेशंस भेजी, मतलब हमने पब्लिक से एप्लीकेशंस मंगवाई कंपनी ने, एंड देन पब्लिक रिस्पॉन्ड in lieu of that prospectus and public applied for some shares, that amount is called subscribed capital। तो इसमें हमारे पास एक क्लॉज होता है कि subscribed capital should be at least 90% of issued capital. This is called minimum subscription. The minimum subscription should be 90% of issued capital, otherwise that issued is required to be cancelled. As per Companies Act वही कहते हैं कि हमें मिनिमम इतनी कैपिटल तो रिसीव होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जितनी इशूड नहीं हुई, सब्सक्राइब नहीं हुई, वो अनसब्सक्राइब्ड है, इसकी भी हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते, हमारा मतलब सिर्फ सब्सक्राइब से है। अब इसमें भी कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड आती है। कॉल्ड अप कैसी, कौन सी होती है? जैसे 10 रुपये का शेयर है, इसको हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2 रुपये हमने कहा एप्लीकेशन पे, 3 रुपये हमने कहा अलॉटमेंट, फिर हमने कहा 3 रुपये फर्स्ट कॉल, और फिर जो लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो बैलेंस अमाउंट की हो गई, तो वो 2 रुपये हो गई। तो ये क्या होता है एप्लीकेशन के समय, मतलब जब भी पब्लिक अप्लाई करेगी, कोई भी इन्वेस्टर अप्लाई करेगा कंपनी के अंदर, तो वो अब जितनी शेयर्स के लिए वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके साथ जो एप्लीकेशन मनी होगी दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। जब कंपनी कंफर्म करेगी दैट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट, और उसके बाद वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनकर कंपनी कॉल करती रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि जितनी कंपनी ने कॉल किया है, मान लो 10 रुपये में से कंपनी ने यहाँ तक का कॉल किया,
So 8 rupees will be called up per share and 2 rupees will be uncalled. उसमें से हमें एक्चुअल में जितना रिसीव हुआ है दैट इज पेड अप. ठीक है. सपोज कोई एक शेयर होल्डर था, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि 20,000 थे और हमारी सब्सक्राइबरी पूरे 20,000 हो गई. फिर हमें मान के चलते हैं कि उन्होंने 8 रुपीज़ कॉल किया. फिर कोई एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो 100 into 3 है, दिस इज योर अनपेड कैपिटल विच इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. और बाकी जो है वो पेड अप कैपिटल है. मतलब 20,000 into 8 is 1,60,000. इसमें से हमने 300 माइनस कर दिए. सो पेड अप कैपिटल वुड बी 1,59,700. ठीक है. ये आपकी पेड अप कैपिटल हो गई और बाकी आपके कॉल्स इन एरियर्स हो गए. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप. ठीक है. इन सब के अलावा एक हमारे पास रिजर्व कैपिटल भी होती है. रिजर्व कैपिटल, ये कैपिटल वो पार्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल का विच इज not issued to public. It is called only at the time of winding up of the company. बस ये तभी हम मंगाते हैं, उससे पहले हम कभी नहीं मंगाते. That's why it is always shown in the footnote of balance sheet. ठीक है. Got it? अब आगे बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं. तो बैलेंस शीट में हमारे पास हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. उसमें इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास एक हेडिंग है. उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल के फुट नोट में जो हमारा नोट्स टू अकाउंट है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है जिसे हम शो करते हैं बिकॉज हमें अकाउंटिंग का डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो करना है. इशूड कैपिटल भी हम शो करते हैं. देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट है जो हमारे टोटल में इंक्लूड होता है. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन सी कैपिटल आती है? जिस पे पूरा अमाउंट जितना भी कॉल्ड अप था वो सारा पे हो चुका है. ठीक है. पूरा अमाउंट यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ की पूरी पेमेंट हो चुकी है. फाइन. वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आती है. मीन्स जितने भी शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग हो रही है जितने भी शेयर्स की, अगर हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, अभी फॉरफिट क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो वो सब हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाता है. सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में हमारे पास आ जाती हैं जिन्होंने कोई ना कोई पेमेंट नहीं की, इसीलिए हम यहाँ पे शेयर्स लिखते हैं और फिर कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देते हैं. मैंने अभी एक टर्म यूज़ की थी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. क्या होता है, कोई भी कॉल मनी, जैसे ऊपर मिस्टर ए थे, उन्होंने कॉल मनी नहीं दी. अब कंपनी क्या करती है, उनको प्रॉपर नोटिस देती है. नोटिस देने के बाद अगर वो पे नहीं करते तो कंपनी उनके शेयर्स वापस ले लेती है. शेयर होल्डर को ये नुकसान हो जाता है बच्चे उसमें कि शेयर होल्डर के पास से शेयर्स भी गए और शेयर होल्डर के पास से उसके शेयर्स भी गए और पैसे भी गए, दोनों गए. और कंपनी के पास ये फ़ायदा है कि जो पहले उसको पैसे मिल चुके थे वो तो मिल ही चुके थे और प्लस शेयर्स भी वापस आ गए. तो वो जो पैसा किसी भी शेयर होल्डर से ले लेती है, दैट मनी इज कॉल्ड अमाउंट फॉरफिटेड. वो कंपनी के लिए प्योरली एक तरह का प्रॉफिट होता है. तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे फाइनल फिगर में ऐड कर देते हैं. तो हमें टोटल अमाउंट आ जाता है जो बैलेंस शीट में शो करना है. ठीक है. अब ये एक एग्जाम्पल जैसे है जिसके थ्रू मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगी कि एप्लीकेशन 10,000 की थी. 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 1. इनकी जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करनी है? फर्स्ट, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन. जितने भी ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट,
शेयर फर्स्ट कॉल, जितने भी ये सारे अकाउंट्स होते हैं ये हमारे टेम्परेरी पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, और जो शेयर कैपिटल है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ये परमानेंट है, बिकॉज हमारी जो भी कैपिटल है वो पूरी जनरेट होके सीधा शेयर कैपिटल में जाती है। ठीक है, तो जब भी हम एप्लीकेशन मंगाते हैं तो हमें तब नहीं पता होता कितनी एप्लीकेशंस आएंगी, तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन को भी हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, अलॉटमेंट को भी हम कैपिटल में डालते हैं। नेक्स्ट हमने कहा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल हमने ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल को भी हम शेयर कैपिटल में डालते हैं। हमारी जो सेकंड कॉल होगी फाइनल कॉल, उसे भी हम शेयर कैपिटल में डालते हैं। तो अल्टीमेटली सारे अकाउंट्स हमने देखा होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, फिर यहाँ डेबिट हुआ अलॉटमेंट, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, फर्स्ट कॉल यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। प्लस जितने भी ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कैपिटल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टू शेयर होल्डर्स। हम हर शेयर होल्डर का नाम अपने बुक्स में नहीं शो कर सकते, इसीलिए हम शेयर होल्डर्स की जगह इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हमारे पास अलग से शेयर होल्डर्स रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें हमारी शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कंपनी के पास कोई डिटेल ही नहीं है, लेकिन हम इस तरह से उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने फाइनल कॉल ड्यू की, फिर रिसीव की, ये सब हम अभी फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। ठीक है, इन सब में अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना पैसा हमने मंगाया हमें सारा पैसा मिल गया। अभी तक किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दी, ऐसी हिमाकत ही नहीं की। समझ रहे हो, ऐसी कोई हिमाकत नहीं। अभी तक सब शेयर होल्डर्स ने पैसे बिल्कुल टाइम पे दिया, अच्छे वाले शेयर होल्डर्स हैं, सारे बढ़िया वाले। अब होता क्या है कि शेयर्स हम फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं और शेयर्स हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, इनकम है ये एक तरह की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहाँ आता है? अगर तो प्रीमियम मनी एप्लीकेशन के साथ है तो जहाँ एप्लीकेशन के लिए कैपिटल लिख रहे हैं यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉल के साथ है प्रीमियम मनी तो प्रीमियम की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर फाइनल कॉल के साथ है तो जहाँ पर भी शेयर कैपिटल है ना, उसका वो कहते हैं ना कि बस बिल्कुल उसको पकड़ पकड़ के चलता है, शेयर कैपिटल के साथ साथ चलेगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैं भी क्रेडिट होऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करता है उसे, बिल्कुल उसके साथ साथ चलता है। ये हमारा अभी एक्रूवल बेसिस पे चल रहा है मामला सारा, कि एक्रूवल बेसिस पे जितना भी हमारा मनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना रिसीव होना चाहिए वो हमने क्रेडिट कर दिया। अब प्रॉब्लम तो ये आ जाती है सारी कि रिसीव होता नहीं तो क्या करें। मैंने आपको बताया कि अगर रिसीव नहीं होता तो हम उसे फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट में जितना भी मनी हमने कॉल्ड अप किया उसे तो डेबिट कर दिया। ठीक है, जितनी भी मनी हमें रिसीव्ड हो गई वो फॉरफिटेड शेयर्स में, और जितनी भी मनी रिसीव नहीं हुई वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनको कंबाइंडली हम कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कॉल्स इन एरियर्स लिख रहे हो तो हमें ऊपर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा अभी हम थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा सब्र रखो, मैं जरा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूँ, देन
विल डू वन क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, अब क्या होता है, हमने फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, कॉल्ड अप से टू फॉरफिटेड शेयर, जितना अमाउंट रिसीव हुआ, और बाकी जो नहीं रिसीव हुआ वो कॉल्स इन एरियर्स में या जो भी नहीं मिला। अगर प्रीमियम मनी रिसीव हुई देन इट इज़ नॉट टू बी शोन एनीवेयर। एक्स्ट्रा पैसे लेके कंपनी ने उसको बिल्कुल नमस्ते कर लिया। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि हमारी जो कंपनी है ना वो पूरी कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है, और कंपनीज एक्ट ने ये कहा है कि भाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर मिल जाता है ना तो उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, एंड कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, अब अगर कंपनी को रिसीव नहीं हुआ उस केस में हम यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इफ प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब कंपनी के पास शेयर्स आ गए। मान लो कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर था, उस पर 8 रुपये कॉल्ड अप हुए थे। कंपनी ने उसमें से जो भी पर्सन था, मिस्टर ए को ही ले लो, उन्होंने हमें 8 में से कितने 3 पे नहीं किए थे, 5 पे कर दिए थे और 3 पे नहीं किए थे। ठीक है, अब कंपनी के पास पूरे 5 रुपये का फ़ायदा है। अब कंपनी चाहे तो उस 5 रुपये में से कुछ पोर्शन किसी दूसरे को डिस्काउंट दे सकती है। मतलब मेरे पास 5 रुपये आ गए, मैं थोड़ा सा भाईचारा निभा सकती हूँ कि चलो भाई 5 रुपये में से ऐसा करो, 2 रुपये हम नए इन्वेस्टर को डिस्काउंट दे देते हैं और 3 रुपये अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। तो जो 2 रुपये उन्होंने डिस्काउंट दिया दैट इज़ फॉर फ्यूचर में डेबिट हो गया। जितने भी अमाउंट पे हमने री इशू किया दैट इज़ कॉल्ड री इशू प्राइस। फिर शेयर कैपिटल जितनी भी हमने कहा कि भाई इतनी पेड अप है, इतना हम मान के चल रहे हैं कि उस शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। अब अगर मैंने कहा कि हम पूरे 10 रुपये पेड अप है और हमने कहा कि 8 रुपये पे री इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड री इशू डिस्काउंट। तो हमारे पास अगर हमने री इशू डिस्काउंट दिया है तो बाकी जो बचा हुआ 3 रुपये है वो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो मतलब जितना भी अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर माइनस अमाउंट डेबिटेड इन फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। ठीक है, ये हमने कैपिटल रिजर्व निकाल दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं 10 रुपये का शेयर 12 रुपये पे री इशू करूँ, तो भाई चलो 10 रुपये तो शेयर कैपिटल, ये ध्यान रखना शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही आएगा। अगर मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा पे री इशू कर रही हूँ तो मतलब मेरा 2 रुपये प्रीमियम है। ज़रूरी नहीं है कि हमने ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किए हों तभी री इशू प्रीमियम पे कर सकते हैं। हो सकता है हमने ओरिजिनल फेस वैल्यू पे इशू किए हों और हम री इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे वो सब के सब फॉरफिट शेयर्स को री इशू नहीं किया, मैंने कुछ कम, मतलब मैंने 100 शेयर्स फॉरफिट किए लेकिन मैंने री इशू किए सिर्फ 80 शेयर्स। तो हमने जितना अमाउंट फॉरफिट किया है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट किए हैं, तो अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड into number of shares reissued. This is not received, this is reissued. ठीक है, amount forfeited upon number of shares forfeited into number of shares reissued। इसमें से हम माइनस कर देंगे amount debited at the time of amount debited in forfeited shares account at the time of री इशू। इससे हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय द री इशू ऑफ शेयर्स। ओके, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर रही हूँ बिकॉज हमें बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और मैं आपको ये बात हमेशा ही बोलती हूँ
कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. आई विल श्योरली 100% विल रिवर्ट बैक टू यू. ओके, तो अब हमारे पास आता है कि अभी जो हमने शेयर्स इशू किए वो हमारे पैसे बैंक में आ रहे हैं. अगर हमने जो शेयर्स इशू किए वो बैंक में ना आके हम किसी और पर्पज से शेयर्स इशू कर रहे हैं, लाइक हमने कोई असेट परचेज किया, हमने कोई बिजनेस परचेज किया, तो असेट परचेज करने की नॉर्मल एंट्री असेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब सेलर. अब मुझे सेलर को पेमेंट करनी है, तो सेलर को मैं वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर मैं इशू डेट पार कर रही हूँ तो वेंडर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर मैं प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ तो जितना अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट किया वही यहाँ डेबिट होगा. अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये कैसे आएगा? जितना भी अमाउंट टू बी पेड है उसको इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. इशू प्राइस क्या होता है? अगर हम फेस वैल्यू पे रीइशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस हमारा फेस वैल्यू ही है. लेकिन अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. अब क्या होता है, हम इक्विटी शेयर कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, और जो प्रीमियम होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम मनी. ठीक है ना, इस तरह से हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं. अगर हमने बिजनेस परचेज किया है तो या तो हम करेंगे बिजनेस परचेज टू वेंडर, और अगर हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज अलग अलग से दिए हैं तो असेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर. अब हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है हमेशा, तो परचेज कंसिडरेशन से हम ये एंट्री कर देते हैं, ये परचेज कंसिडरेशन से कर दिया. अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी? क्रेडिट में, तो हम लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व. अगर डेबिट में आती है तो हम लिख देंगे गुडविल. लेकिन ये ध्यान रखना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कोई एक ही होगा. ठीक है, दोनों कभी नहीं होंगे. और ये कब होगा? जब हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी. एक बात का और ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभी आपको बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू दी होती है. एग्रीड वैल्यू मतलब जो भी बिजनेस परचेज हुआ है वो किस वैल्यू पे परचेज हुआ है असेट्स एंड लायबिलिटीज की. तो अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू दोनों गिवन है तो हमेशा एग्रीड वैल्यू को ही कंसिडर करना है, बुक वैल्यू को कभी कंसिडर नहीं करना. ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू आपके बुक्स में कुछ भी हो, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है. हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि हमने बिजनेस कितने में परचेज किया है, हमने बिजनेस जितने में परचेज किया है हमारे लिए वो मैटर करता है. ठीक है, अब शेयर्स इशू करने के लिए बिल्कुल सेम वही ट्रांजैक्शंस, वेंडर टू शेयर कैपिटल या वेंडर टू शेयर कैपिटल या प्रीमियम. ठीक है ना, मतलब वेंडर टू शेयर कैपिटल या वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. वही जितना भी हमारा परचेज कंसिडरेशन है अपॉन इशू प्राइस, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स. बिल्कुल सेम रहेगा एग्जैक्टली. ठीक है, फिर हमारे पास आता है फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन. हो सकता है हमने अंडरराइटिंग कमीशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देने के लिए भी अपने शेयर्स पे इशू किया हो. तो अगर अंडरराइटिंग कमीशन है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और फिर हम क्या कर देंगे? अंडरराइटर्स अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम आ जाएगा. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और फिर प्रमोटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बिल्कुल वही एग्जैक्टली आएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारा करते हैं शेयर्स के अकाउंटिंग. रेशियोज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं,
तो आई विल शेयर दैट वीडियोज़ विद यू इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। प्लस रेशोज़ के नोट्स मैंने कल पार्टनरशिप की क्लास में ही रेशोज़ एंड शेयर्स की पूरी PDF आपके साथ शेयर करी है। मैं आज वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस PDF को डाल रही हूँ, जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। थ्योरी को मैं फिर से आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, मैंने कल भी पार्टनरशिप में डाले थे, तो उससे आपको मिल जाएंगे। अब इसके क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं शेयर अकाउंटिंग के, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। ओके, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, राइट। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच 70 कॉल्ड अप ऑन विच महेश हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मतलब 70 रुपीज़ में से 50 पेड हैं एंड 20 नॉट पेड हैं। ऐसी चल रही है ना बात। 400 शेयर्स of these 400 shares were reissued to Naresh as fully paid up for 110। हमारा जो रीइश्यू प्राइस है वो है 110। इसका मतलब जो हमारा रीइश्यू डिस्काउंट है वो है नील, बिकॉज 100 रुपये का शेयर हम 110 रुपये में अगर रीइश्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रीइश्यू डिस्काउंट नील है। यानी कि जितना हमें रिसीव हुआ वो एज इट इज़ हमारा कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। मतलब 50 रुपीज़ पर शेयर हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। तो टोटल कैपिटल रिजर्व जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल रिजर्व पर शेयर से। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है, हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा शॉर्टकट से भी काम चल जाएगा। तो हमने कहा 400 इंटू 50 दैट इज़ 20,000, ये आंसर आ गया। अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट फॉरफिटेड, हमने अमाउंट कितना फॉरफिट किया था, 600 पर 50 रुपीज़ फॉरफिट किया, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 600, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड और अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू नील। इसको भी तुम देखो, तुम्हारे पास तब भी 20,000 ही आ गया। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व हो गया 20,000। अगर आपसे पूछा जाता है कि रीइश्यू डिस्काउंट कितना है तो वो हो गया नील। ठीक है, गॉट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मधु लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम टू श्याम। 9 कॉल्ड अप थे, 10 रुपीज़ में 9 कॉल्ड अप थे, ऑन विच ही डिड नॉट पे ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल 2। इसका मतलब इस 9 कॉल्ड अप में से उसने कितना अमाउंट पे नहीं किया, 2 + 1 3 ऑन अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, 2 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल का पे नहीं किया। तो फेस वैल्यू का अगर हम पोर्शन देखें तो 2 और 2 ये 4 रुपीज़ पे नहीं किए, तो 9 - 4 5 रुपीज़ उसने पे किए। ठीक है, हमेशा फेस वैल्यू देखते हैं, तो 5 रुपीज़ उसने पे किए हैं। अब 600 शेयर्स रीइश्यूड एज फुली पेड अप ₹4.9। रीइश्यू प्राइस 9, रीइश्यू डिस्काउंट 1। ठीक है, तो रीइश्यू प्राइस 9, रीइश्यू डिस्काउंट अगर 1 है तो हमारा कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना हो गया, 5 - 1, बिकॉज उसने 5 तो पे किया था ना, 5 - 1 4 रुपीज़ पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू 600, तो 4 × 600 कितना हो गया, 2400। ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया।
समझ में आ रहा है? कैपिटल रिजर्व निकालना कितना आसान है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच 70 कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि पे कितना हो गया? इस 70 में से 2 नॉन पेमेंट है तो 50 पेड है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन पेड पर है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स री इशूड एज ₹60 फॉर 70 पेड अप। अगर 70 पेड अप है री इशू में, इसमें से 60 हमारा री इशू प्राइस है, तो 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। अब 50 में से 10 हमारा डिस्काउंट है तो 40 कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है ना, पर शेयर। और तो 40 इंटू 200 8,000। आप देखो फॉर्मूले में लगा के, अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिटेड है? 50 इंटू 300। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 200, माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ री इशू, कितना यूटिलाइज हुआ? 200 इंटू 10, 10,000 माइनस 2,000 8,000। मैजिक। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप 5 पेड, 7 में से 5 पेड। 1500 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹9 फुली पेड, मतलब री इशू डिस्काउंट 1, तो हमारा 5 माइनस 1 4 कैपिटल रिजर्व पर शेयर। 1500 इंटू 4 6,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 1,000 लाख शेयर्स इशू हुए 10 रुपीज़ के, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। बैलेंस मतलब 10 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज 3। 95,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। अब इसमें क्या होता है, इसमें साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि अगर आपकी सब्सक्राइब्ड is less than issued, then this is case of under subscription। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि इट शुड नॉट बी लेस देन 90%, लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड आर मोर देन इशूड, देन दिस इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको पहले डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि वो एक ओवरव्यू दिया था मैंने पहले। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, या फुल अलॉटमेंट कर देते हैं, या प्रोराटा कर देते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो हम सबको बिल्कुल मना नहीं करते, हम ये कह देते हैं कि चलो कुछ एक रेशो फिक्स कर देते हैं, लाइक 5:4 की रेशो, 8:7 की रेशो, ठीक है ना, 13:5 की रेशो, कुछ भी एक रेशो फिक्स कर देते हैं कि जिसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको इतने अलॉट हुए। हमेशा अप्लाइड ज़्यादा होंगे, अलॉट कम होंगे, वो प्रोराटा होता है। अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 95 आई, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे डील करेंगे? हमने कहा सोनम टू हुम 500 शेयर्स आर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, इसको हम एक टेबल जैसी बना लेते हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट 4 और कॉल पे 3। सोनम एक है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने ये दिया, ये नहीं दिया। गौतम एक है जिसने एंटायर अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 750 शेयर्स पेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने इसी के साथ कॉल भी दे दी। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें कितना मिला।
हमें अलॉटमेंट के लिए चाहिए कितना था, 95,000 इंटू 4, ठीक है ना, 3,80,000। हमें नॉट रिसीव्ड कितना है, 500 इंटू 4। हमें एडवांस रिसीव कितना है, 750 इंटू 3, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया, नॉट रिसीव्ड हमने माइनस कर दिया, तो 380,250 ये हमें अमाउंट रिसीव हुआ किस पर, 380,250, ये हमें अलॉटमेंट पे इतना रिसीव हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक ओवर सब्सक्रिप्शन का भी कर लेते हैं केस। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 10 रुपए की थी, 4 रुपये प्रीमियम था। हमने एप्लीकेशन पर 5+1, अलॉटमेंट पे 1+1, फर्स्ट कॉल पे 2+1 एंड फाइनल कॉल पे भी 2+1, ऐसे करके हमने मंगाया। हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 4,50,000 की, जिसमें से 90,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब 4,50,000 में से 90,000 हमने कर दी रिजेक्ट, बची कितनी, 3,60,000। इन 3,60,000 को हमने अलॉटमेंट दे दी 3 लाख की, तो रेशियो निकल गई हमारी इसमें 6:5। जतिन टू होम, अब ये जतिन टू होम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको अलॉट 6,000 शेयर्स हुए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। रुचि who applied for 10,800 failed to pay 2 calls and her shares were forfeited। अब हमने इसमें से 12,000 शेयर्स री इशू किए एट द रेट ऑफ 9, जिसमें कि होल ऑफ रुचि के सारे ले लिए। अब रुचि के कितने हैं हमें नहीं पता, कैसे निकालेंगे, 10,800 इंटू 5/6, क्योंकि हमें अप्लाइड दिए हैं तो हमने अप्लाइड को नीचे रखा, तो हमारे पास 9,000 शेयर्स यहाँ आ गए। हमें इसके 6,000 दिए अलॉटेड, तो हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो हम 6/5 करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम निकालते हैं 7,200। तो यानी कि हमने रुचि के सारे लिए, रुचि के पूरे 9,000 लिए, तो यानी कि जो दूसरे जतिन हैं, जतिन के हमने लिए सिर्फ 3,000, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस करनी आ गई तो अमाउंट सब निकाल सकते हो। कैसे बेसिक कैलकुलेशन, हमें इसमें जैसे कि क्या पूछा जा सकता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हमने की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमें पूरे 4,50,000 पर 6 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी आई है। 4,50,000 पे हमें 27 लाख आई। हमने कितनी मनी रिफंड की है, हमने रिफंड की 90,000 इंटू 6, ये हमें एक्चुअली में अलॉटमेंट मनी शुड बी रिसीव्ड, हमें अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी चाहिए थी पूरे 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज़, जिसमें से हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल गई, कौन सी, ये वाली
ये जो 60,000 शेयर्स हैं, इन 60,000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 3,60,000, ठीक है। ये हमें एक्स्ट्रा मनी मिल गई। 3,60,000 को हमने सिर्फ 60,000 की अलॉटमेंट की है, तो हमारे पास 60,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई वो कितनी हुई, ये वाली 3,60,000। दिस अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। और कुछ अमाउंट वो है जो नॉट रिसीव्ड है, जिसमें कि जतिन का है। तो जतिन की एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी, 7,200 शेयर्स पे 6 रुपीज़, 43,200। रिक्वायर्ड कितनी थी, 6,000 शेयर्स पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सेस मनी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई, मतलब 6,000 इंटू 2 12,000। इसमें से हम अलॉट कर देते हैं, इसमें से हमने कहा कि 6,000 तो वो था जो कैपिटल का पोर्शन था और 6,000 वो था जो प्रीमियम का था। तो 7,200 को पहले हम कैपिटल वाले पोर्शन में एडजस्ट करेंगे और जो बाकी बचा हुआ है वो हम करेंगे किस में एडजस्ट, प्रीमियम में। क्योंकि जो भी एक्सेस प्रीमियम मनी होती है, जो भी एक्सेस मनी होती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो हमेशा हम पहले कैपिटल वाले पोर्शन में एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं प्रीमियम में। तो बेसिकली टोटल अलॉटमेंट मनी जो नहीं रिसीव हुई दैट इज 4,800। तो हमें कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, इसका आंसर पहले हम दे देना। हमें कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, हमें होनी चाहिए थी 6 लाख में से 360, 2,40,000। लेकिन हमें एक्चुअली में कितनी रिसीव्ड हुई, इस 2,40,000 में से 4,800 माइनस 352 हमें एक्चुअली में रिसीव हुई है 235,200, ये हमें रिसीव हुई है। गॉट इट। अब बात आती है कि जब हम फॉरफिट करेंगे तो कितना मनी फॉरफिट करेंगे। अगर हम जतिन की बात करें तो जतिन का हम कितना मनी फॉरफिट करेंगे। जतिन ने टोटल 43,200 दिए थे। इस 43,200 में से 6,000 शेयर्स पर 1 रुपीज़ का प्रीमियम था एप्लीकेशन के साथ और 1,200 रुपये का प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ। तो बेसिकली 43,200 माइनस 6,000 माइनस 1,200, 43,200 में से हम ये 7,200 तो फॉरफिट कर ही नहीं सकते, तो हम सिर्फ जतिन का 36,000 फॉरफिट करेंगे। बच्ची रुचि, तो रुचि का कितना अमाउंट फॉरफिट होगा, 9,000 में से ये 5 और ये 1, 6 रुपये, 54,000 फॉरफिट होगा। ठीक है। तो मनी फॉरफिटेड फॉर रुचि इज 54, मनी फॉरफिटेड फॉर जतिन इज 36। री इशू प्राइस हमारा 9 रुपीज़ है, यानी कि री इशू डिस्काउंट हमारा हो गया 1 रुपीज़। अगर 1 रुपीज़ हमारा री इशू डिस्काउंट है तो अब हम कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। कैसे, चलो इसको हम हटा देते हैं। हमने कहा कैपिटल रिजर्व निकालना है तो जतिन का अलग निकालेंगे। अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिट किया, 36,000। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 6,000। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 3,000। ठीक है। अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड माइनस अमाउंट यूज्ड एट द टाइम ऑफ री इशू दैट इज ₹1। 1 रुपया डिस्काउंट का था ना, तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, ये
18,000 माइनस 3,000 15,000, ये रुचि का आ जाएगा। रुचि का क्योंकि प्रोराटा नहीं था तो रुचि का हम डायरेक्ट शॉर्टकट से भी ले सकते हैं कि हमने 6 रुपीज़ माइनस 1 री इशू डिस्काउंट 5 रुपीज़, तो पूरा 9,000 इंटू 5 45,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 15 प्लस 45 कितना हो गया? 60,000। ठीक है। अब अगर ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया, अब अगर आपसे ये पूछें कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कितना था, तो जब आपने मनी फॉरफिट की थी तो जतिन की कितनी की थी? 36। आपने रुचि की कितनी की? 54। आपने री इशू डिस्काउंट में कितना यूटिलाइज कर लिया फॉरफिटेड शेयर्स का? 12,000 इंटू 1। आपने कैपिटल रिजर्व में कितना डाल दिया? 60। तो यानी कि बैलेंस सीडी जो कि बैलेंस शीट में हम शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम शो कितना करेंगे? 90 माइनस 72 18,000। ये वो फिगर होगी जो हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो आपसे इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल कर आ गए कि हाउ मच अमाउंट विल बी शोन फॉर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इन बैलेंस शीट, दैट इज 18,000, कैपिटल रिजर्व 60,000। ठीक है। अब इसमें एक और अमाउंट आ जाता है फॉरफिटेड शेयर्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरफिटेड शेयर्स में आप कितना अमाउंट करेंगे, वेट इरेजर, हाँ आ गया। तो फॉरफिटेड शेयर्स में हम कितना करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जब आपने एप्लीकेशन के समय सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला तो आपने डाला 3 लाख इंटू 1। ठीक है। आपने अलॉटमेंट पे डाला 3 लाख इंटू 1। आपने फर्स्ट कॉल पे डाला, ये 6,000 शेयर्स माइनस कर दिए तो 2,94,000 इंटू 1 और 2,94,000 इंटू 1। ये तो आपने जब भी मनी ड्यू की तब डाला। अब जब आपने फॉरफिट किए थे तो जो हमने फॉरफिट में कौन सा डालते हैं? जो प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई। तो प्रीमियम मनी कौन सी रिसीव नहीं हुई थी? जतिन की तो रिसीव नहीं हुई थी। टोटल हमने देखा था ना 4800, जतिन के फॉरफीचर में तो 4800। रुचि के में 9,000 इंटू 2 18,000। तो यानी कि बाकी हमारा बैलेंस सीडी आ गया। ठीक है। यहाँ पर आ गया 3 लाख 2,94,000 एंड 2,94,000। तो टोटल कितना हो गया? ये 8 18 6 10 1188 में से हमने माइनस कर दिया 4800 और 18,000। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में। तो अब बैलेंस शीट का एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना दिखाएंगे। फिर आता है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में कितना दिखाएंगे? कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल रिजर्व था 60 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 1165,200। तो एक ही क्वेश्चन से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो गए। ओके, आई होप अब आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। तो आई विश अब आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी बुक के बैक क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यूज हैं, अपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर, अपना प्री बोर्ड का पेपर, एंड अगर किसी और स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर्स मिलते हैं तो वो कीजिए। प्लस मैं आपको नीचे मैंने आपको बताया ही था, कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे ही रही हूँ। सो
more practice. Accounts is a practical subject and you need to do so much of practice. ठीक है, तो अब मैंने जो आपको आज शेयर्स एंड बुक 3 के क्वेश्चंस दिए हैं, आई विल नॉट गिविंग आंसर ऑफ इट ऑल्सो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी. आपको कोई भी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए देन यू कैन पेन मी कि मैम हमें इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दीजिए. मैं उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपके लिए एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो तुरंत बना के भेजूँगी. तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए. नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे एक्सप्लेनेशंस क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पेपर डिस्कस कर लूँगी. कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो थियोरी पार्ट है, जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो थियोरी पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. रेशोज़ की वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रही हूँ, तो रेशोज़ भी आप उससे रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे एडवांटेज मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आगे इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं इसमें वीडियोस डालने वाली हूँ. तो क्या कहते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and give your appreciation or any suggestions in the comment section so that I can improve this for you. Okay, all the best, all the very best to your preparation.